नमस्कार। आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने कहा था, आपको बताया था, बीपीएससी के लिए हिंदी साहित्य ऑप्शनल या यूपीएससी के लिए हिंदी साहित्य ऑप्शनल, मैंने बताया था कि बहुत ही बेजोड़ विषय है। और हिंदी साहित्य की शुरुआत कैसे करें, हिंदी साहित्य को पढ़ना कैसे शुरू करें, इस पर पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आप जानते हैं खंड क वाले सेक्शन में हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास को विस्तार से पढ़ना चाहिए और हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना जरूरी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को जितना गहराई से आप समझेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से आप हिंदी समझ जाएंगे और हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ और अच्छा अंक आपको आने लगेगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, बीपीएससी के सिलेबस में खास करके जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास पे आएंगे तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है आदिकाल या विभिन्न काल की प्रवृत्तियों को पढ़ना है। अब देखिएगा सिलेबस, आदिकाल, भक्ति काल। लेकिन एक चैप्टर मैं जब सिलेबस समझा रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि पहला चैप्टर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा होना चाहिए। आईएएस के सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये बात यूपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रासंगिकता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आदिकाल की प्रवृत्तियों से पढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चैप्टर वेरी फर्स्ट चैप्टर है और 100% पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। जब आप इसको समझ पाएंगे तब आप साहित्य के इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे, उसकी समझने में आपको आसानी मिलेगी। तो चलिए हम लोग यही पढ़ते हैं आज, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। मैं बार बार बता रहा हूँ बीपीएससी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है हाल के दिनों में जिस तरह से बीपीएससी में प्रश्न आने लगे हैं, हो सकता है कि आपको अगले 1-2 सालों में ये प्रश्न मिल जाए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से भी कुछ प्रश्न। तो उसमें देखिए, पहले मैं आपको ये समझा दूं, जो लोग इतिहास बैकग्राउंड के होंगे, मतलब आपने एकेडमिक में कभी इतिहास पढ़ा होगा या इतिहास से कोई नाता रखे होंगे, तो आप इस बात को समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से कि किसी भी इतिहास, चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, चाहे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास को समझने से पहले इतिहास बोध समझना पड़ता है, इतिहास दृष्टि समझनी पड़ती है, जिसको इतिहास लेखन कहते हैं। अंग्रेजी में आपने सुना होगा हिस्ट्रियोग्राफी। जैसे कोई इतिहास लिखा गया, उस इतिहास को लिखने की उसकी दृष्टि क्या है, उसका दर्शन क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। तभी आप इतिहास को निष्पक्षता से समझ पाइएगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा से संबद्ध होता है, बायस्ड होता है, तो उसी विचारधारा से वो इतिहास लिखता है। ईएच कार ने एक किताब लिखी है, हिस्ट्रियोग्राफी की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है ईएच कार की। उस किताब में भी उन्होंने इस बात का जिक्र विस्तार से किया है। और इस बात को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इतिहास निष्पक्ष होकर समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए पहले हम आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए आप भारत के इतिहास को जब पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, तो आप 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं। अब देखिए, विभिन्न इतिहासकारों का मत आप जानते हैं, उसमें बहुत बड़ा विवाद है। विभिन्न इतिहासकार विभिन्न दृष्टि से उसकी व्याख्या कर देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह था, इसमें राष्ट्रीयता वगैरह की कोई बात नहीं थी। अब उसी को दूसरे इतिहासकार, जो राष्ट्रीय इतिहासकार कहे जाते हैं, वो एक अलग दृष्टि से समझाते हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, इस विद्रोह में सिपाही विद्रोह तो एक शुरुआत थी और धीरे धीरे ये राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था। तो कहने का मतलब साम्राज्यवादी इतिहासकार अलग दृष्टि से बोलते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार अलग दृष्टि से बोलते हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार अलग दृष्टि से बोलते हैं। जैसे आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा, उसमें भी होती है, हर घटना पे ये चर्चा होती है। जैसे मान लीजिए सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ, तो यहाँ पर आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, राजा पोरस से उसकी लड़ाई होती है। अब जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं या यूनानी इतिहासकार हैं, वो अलग दृष्टि से उसकी व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि नहीं, वो आए और उन्होंने पोरस को बुरी तरह से हराया, पराजित हुआ। अब राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते नहीं, टक्कर हुआ, आमने सामने का टक्कर हुआ, लोहे का जैसे, मतलब बहुत ही कड़ाई से टक्कर दिया सिकंदर को पोरस ने, और अंत में उसको बंदी बनाया गया, उसको लाया गया, पूछा गया तो कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। आपने सुना होगा ये कहानी। तो कहा कि जैसे पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर से सिकंदर बड़ा खुश हुआ और उसको जो है राज्य लौटा दिया। अब देखिए, एक ही घटनाक्रम को अलग अलग दृष्टि से विभिन्न इतिहासकार व्याख्या किए, तो आप कैसे इतिहास समझ पाइएगा। इसलिए इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास लिखने वाले की इतिहास दृष्टि समझना जरूरी है कि वो किस दृष्टि से इतिहास लिखता है। इसीलिए यह चैप्टर इतिहास लेखन की परंपरा
कि अब हिंदी साहित्य पे हम लोग आते हैं। हिंदी साहित्य का भी जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, कोई ना कोई तो लिखा होगा। आप आज जो इतिहास जान रहे हैं, चाहे भारत का इतिहास हो, विश्व का इतिहास, कोई लिखा है तब तो आप जान रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी किसी ने लिखा, तब आप जान पाए। तो वो जो लिखने वाले थे वो कैसी परंपरा रही, कौन कौन लिखे उसको, और उनका क्या दृष्टि रहा, वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक चीज समझिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि इतिहास लेखन में क्या क्या समस्या हो सकती है। कोई भी इतिहास लिखा जाए, चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, चाहे भारत का इतिहास हो, इतिहास लेखन की क्या समस्या हो सकती है। पहली समस्या होती है प्रमाणिक तथ्य। जैसे जो ऑथेंटिक फैक्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप कैसे इतिहास लिखिएगा। आप जानते हैं इतिहास जो लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा, पुरातात्विक होता है, एक साहित्यिक सामग्री होती है, स्रोत होता है, सोर्सेस आप पढ़े होंगे। तो उसमें उसी तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं इतिहासकार। तो एक प्रमाणिक तथ्य, अगर प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलेगा तो इतिहास निष्पक्ष रूप से और संतुलित इतिहास नहीं लिखा जा सकेगा। तो मैंने यहां लिखा है इतिहास लेखन की समस्या, प्रमाणिक तथ्यों का अभाव, प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलेंगे। दूसरा, काल विभाजन की समस्या। काल विभाजन की समस्या, जैसे मान लीजिए इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास को विभिन्न कालों में बांटते हैं। अब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो बांटा गया ना कि यहां से यहां तक प्राचीन भारत है, यहां से यहां तक मध्यकालीन भारत है। वो कैसे बांटते हैं? उस युग की प्रवृत्तियों के आधार पर, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर आप उसको बंटवारा करते हैं। ये समस्या हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आएगी कि बंटवारा कैसे होगा कालों का, काल विभाजन कैसे होगा, कहां से कहां तक मानेंगे कि एक काल खत्म हो गया दूसरा काल शुरू हुआ। ये एक समस्या होती है। तीसरा देखिए, नामकरण की समस्या। जो प्रवृत्ति है, अब एक युग में जो प्रवृत्ति है तो आप जानते होंगे कि जैसे आपने पढ़ा है सिलेबस में भी, आप देखेंगे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो ये नामकरण कैसे रखा गया, इसकी क्या समस्या है। कुछ इतिहासकार क्या नाम रखते हैं, कुछ दूसरे इतिहासकार क्या नाम रखते हैं। अब जैसे आप जानते हैं वीर गाथा काल कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी को आदिकाल कहते हैं। तो ये भी एक समस्या है, तो इसका नामकरण कैसे किया जाए। और एक ये चौथा नंबर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इतिहास दृष्टि। इतिहास बोध, जो मैं उतने देर से आपको समझा रहा था कि इतिहास लिखने वाले की दृष्टि क्या है, वो किस दृष्टि से इतिहास लिख रहा है। इतिहास बोध, इतिहास दर्शन, उसकी सोच क्या है इतिहास लिखने को। आप ऐसे कॉमनली सोचिए, अब मान लीजिए आपको अपने परिवार का इतिहास लिखने दे दिया जाए, अपने गांव का इतिहास लिखने दिया जाए, अपने जिले का इतिहास लिखने दिया जाए, और कोई बाहर का आदमी आकर के इतिहास लिखे आपके जिले का। मान लीजिए आप पटना जिला के वासी हैं, एक उदाहरण के लिए, पटना जिला का या आपके जो गांव है, आपका जो समाज है, जहां आप रहते हैं, वहां का इतिहास आपको लिखने दिया जाए, या आप अपने परिवार का इतिहास लिख रहे हैं, तो आप बायस्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई निष्पक्ष व्यक्ति बाहर से आता है, जिसको उस परिवार से, उस जिले से कोई मतलब नहीं है, वो जब इतिहास लिखेगा तो वो ज्यादा संतुलित इतिहास होगा। यही बात समझना चाहिए। तो देखिए, इतिहास दृष्टि, तो इतिहास दृष्टि की भी समस्या होती है कि किस दृष्टि से आप इतिहास लिख रहे हैं। एक समस्या, एक विवाद ये होता है आरंभ का, कि इतिहास को कब से आरंभ माना जाए। खास करके साहित्य के इतिहास में कब से हम इसको आरंभ मानेंगे, कब से मानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो गया। तो ये एक समस्या है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए, ये आप बोर्ड देख लिए होंगे, इस पर मैंने लिखा है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो इसमें दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक अनौपचारिक प्रयास, एक औपचारिक प्रयास। आप जानते हैं अनौपचारिक प्रयास का मतलब कि यूं ही आप नहीं कहते कि मतलब वो लिखना नहीं चाह रहे थे ऐसे ही, मतलब अनौपचारिक तरीके से, सोच समझ के नहीं। और औपचारिक का मतलब हुआ कि नहीं, सोच समझ के इतिहास लिखा गया। तो अनौपचारिक प्रयास तो मतलब, एक चीज मैं बीच में बताऊं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा जोर होगा यहां पे आचार्य शुक्ल का इतिहास लेखन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन, हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये बाकी बातें जो हैं, जो मैं औपचारिक, अनौपचारिक और ये सब बातें जो कर रहा हूं, ये आपके समझने के लिए जरूरी है। प्रश्न यहां से यूपीएससी में भी नहीं बनता है बहुत ज्यादा, ये अनौपचारिक प्रयास वगैरह। तो बीपीएससी में तो आप समझ ही रहे हैं। तो खैर, अब देखिए अनौपचारिक प्रयास 19वीं सदी के पहले, 19वीं सदी के पहले जो प्रयास हुआ उसको अनौपचारिक प्रयास के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। अब उसमें क्या है तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। इस समय कुछ रचनाएं मिलती है इस समय की, जैसे देखिए भक्तमाल, बोलते जा रहा हूं, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, 84 वैष्णवन की वार्ता। ये किताबों का नाम है, कुछ ग्रंथ का नाम है। और जैसे मान लीजिए कालिदास हजारा है, नाम से ही स्पष्ट है हजार। हजारा मतलब क्या है, उसमें हजार कवि के बारे में होगा, हजार रचनाकार के बारे में होगा। तो ये जो किताबें हैं, ये 19वीं सदी के पहले जो लिखी गई किताबें हैं, ग्रंथ है, इसमें जब खोजने वालों ने खोजा तो हिंदी साहित्य के बारे में कुछ कुछ फैक्ट मिल गया, कुछ कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिल गई। बस यही इसका महत्व है। इसमें ना तो इतिहास दृष्टि था, ना कहीं काल विभाजन किया हुआ था, नामकरण वगैरह कुछ तो था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये
इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बस ये आप समझ लीजिए कि इन किताबों में अनौपचारिक रूप से कुछ कुछ इतिहास लेखन के बारे में संकेत मिलता है। अब आइए औपचारिक प्रयास। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ बीपीएससी देते हैं वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन इस चैप्टर को समझिए, इसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। औपचारिक प्रयास, औपचारिक प्रयास को 3 भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। याद रखिए, मैंने पहले भी बताया है, जब हम लोग उपन्यास और कहानी की बात करेंगे तो केंद्रीय व्यक्ति प्रेमचंद होंगे, प्रेमचंद का नाम आता है उसमें। जब हम लोग नाटक की बात करेंगे तो केंद्रीय व्यक्ति जयशंकर प्रसाद होंगे। जब हम लोग आलोचना की बात करेंगे, निबंध की बात करेंगे, तो केंद्रीय व्यक्ति आचार्य शुक्ल होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के जाने माने विशेषज्ञ, सबसे बड़े, समझ लीजिए आपके पूरे हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति हर जगह आ जाएंगे आलोचना करने के लिए या खड़े हो जाएंगे, वो होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उन्हीं के नाम पर देखिए, एक शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग और शुक्लोत्तर युग। यानी आचार्य शुक्ल ने जो इतिहास लिखा, उसके पहले कौन कौन लिखा, उसके बाद कौन लिखा, और आचार्य शुक्ल के समय में क्या लिखा गया, इतिहास लिखा गया। लोग इतिहास लेखन पर इस चैप्टर में बात कर रहे हैं सिर्फ। तो देखिए आचार्य शुक्ल के पहले कौन कौन लोग इतिहास लिखा, उस पर हम लोग जिक्र करते हैं शॉर्ट में। संक्षेप में समझिए इसको। नाम है, स्पष्ट लिखा हुआ है ना, गारसा दत्तासी, 1839 में इनकी पहली किताब। माना जाता है कि हिंदी साहित्य पर जो पहली कोई किताब अगर इतिहास लेखन पर माना जाए तो यही किताब है। ये एक फ्रेंच विद्वान थे, विद्वान क्या है, सिविल सर्वेंट कहिए। और सुनिए कितनी आश्चर्यजनक बात है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर सबसे पहला लेखन कार्य जो किया वो एक फ्रेंच विद्वान कर रहे हैं, फ्रेंच, फ्रांस के। 1839 में इन्होंने किताब लिखी है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। मैं दोबारा बोल देता हूं, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, स्पेलिंग लिखा हुआ है। अब देखिए ये फ्रेंच रचना है, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा और उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और उसमें क्या है, इसमें इन्होंने कई सारे कवियों का नाम इसमें मिलता है, हिंदी के कई कवियों का, रचनाकारों का नाम मिलता है, उनकी कुछ रचनाओं का नाम मिलता है, रचनाकारों का नाम है, उनकी रचनाओं का नाम है। इसके अलावा इसमें काल विभाजन, इतिहास दृष्टि वगैरह तो नहीं है इस किताब में। मतलब सिर्फ इसका यही महत्व है कि आरंभिक किताब है, फ्रेंच विद्वान इस किताब को लिखे हैं। और ये जो किताबें हैं इसमें जो रचनाकार, जो कवि हैं रचनाकार, वो वर्ण क्रम शैली, अल्फाबेटिकल वर्ण क्रम शैली, इस बात को समझिए। अल्फाबेटिकल डिक्शनरी देखें ना, अल्फाबेटिकल, पहले ए से आएगा, फिर बी से आएगा, फिर सी से आएगा। वर्ण क्रम शैली में उनका जिक्र है जो कवि और रचनाकार है। जबकि इतिहास में कैसे होना चाहिए, कालक्रम शैली। एक दूसरा शैली क्या हो सकता है, कालक्रम, कि जो पहले जिनका पहले नाम आना चाहिए, वो जिनका पहले का उदय हुआ, जिनका पहले जन्म हुआ, उनका पहले नाम आना चाहिए, जिनका बाद में आए उनका बाद में होना चाहिए, कालक्रम के अनुसार। तो वो सटीक शैली होनी चाहिए। लेकिन इसमें वर्णक्रम शैली है, तो स्वाभाविक है वर्णक्रम शैली में अगर रचनाकार और कवि का नाम है तो क्या हो जाएगा, वो इंसाइक्लोपीडिया टाइप का हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया, तथ्य का कोष बनकर के रह गया ये किताब। आगे देखिए, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर 1883 में एक किताब लिखे हैं, शिव सिंह सेंगर 1883 में, शिव सिंह सरोज। इसमें भी 1000 कवियों और रचनाकारों का नाम है और उनके काव्य का नाम है। इसमें भी वर्णक्रम शैली है, याद रखिए वर्णक्रम शैली इस किताब में भी, जो उन्होंने रचनाकारों का नाम लिखा है और रचनाओं का नाम लिखा है, वर्णक्रम शैली है। और दूसरी बात, इसमें जो तथ्य हैं वो बहुत ज्यादा प्रमाणिक भी नहीं है। तथ्यों का जो इन्होंने प्रयोग किया वो अप्रमाणिक है। तो इसमें सिर्फ ये समझिए कि 1000 का नाम है रचनाकारों का और अप्रमाणिक तथ्य है। तो ये भी किताब जो है, और इसमें भी इतिहास दृष्टि, काल विभाजन, नामकरण वगैरह तो बिल्कुल नहीं है किए। अब आइए तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 1888 में इन्होंने किताब लिखी थी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। नॉर्दर्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये किताब अंग्रेजी में लिखी गई, सोचिए, ये फ्रेंच में लिखी गई, अंग्रेजी में लिखी गई। लिखा क्या जा रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस किताब को जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ये किताब है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको पहला परिपक्व इतिहास माना जाता है। पहली बार कुछ परिपक्वता वाली बात इसमें दिखी है, परिपक्व इतिहास पहला बार मानते हैं इसमें। किसमें क्या है देखते हैं। इसमें इन्होंने कालक्रम शैली का वर्णन किया, वर्णक्रम नहीं,
अल्फाबेटिकल नहीं, कालक्रम का प्रयोग किया इसमें। दूसरी बात कि इसमें ये पहली बार इस किताब में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास करते नजर आए। इन्होंने कुछ काल बांटा, उसका नामकरण किया। इन्होंने कुल 11 काल बांटा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालों में बांटा है। सोचिए, हम लोग जानते हैं 4 काल है, ये 11 काल में बांटते हैं, जिसमें कुछ आप नाम लिख सकते हैं चाहे तो, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, इस तरह का नामकरण ये रखते हैं। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, 11 काल। ये इस किताब की एक और विशेषता यह है कि इसमें कुछ विश्लेषण का भी इन्होंने प्रयास किया। इसमें तो कहीं विश्लेषण था नहीं, 11 कालों में बांटा, कालक्रम शैली में रखा, और इसके अलावा इसमें इन्होंने विश्लेषण करने का प्रयास किया, काल विभाजन करके नामकरण करके और विश्लेषण। जैसे कि भक्ति काल को आप जानते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। विद्यापति के बारे में चर्चा किया इन्होंने। भक्ति काल के उदय, भक्ति काल का उदय कैसे हुआ उस पर भी चर्चा की है, उस पर भी कुछ विश्लेषण किया है। जो हम लोग जो भक्ति काल वगैरह पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या चर्चा किया। सिर्फ आप इतना जाने कि इन्होंने पहला परिपक्व इतिहास इसका माना जाता है, और इन्होंने 11 काल बांटे हैं। काल और इनके ये जो पुस्तक है उसमें पहली बार कुछ विश्लेषण नजर आया, परिपक्व शैली नजर आई। एक और चीज, जैसे इतिहास लेखन में सबसे अच्छी जो बात मानी जाती है कि यदि कुछ लिखा जाता है, कहीं का साक्ष्य लिया जाता है, तो फुट नोट में ये बताया जाता है कि कहाँ से ले रहे हैं। आप पढ़े होंगे इतिहास की अच्छी अच्छी किताबें। जैसे मान लीजिए कोई प्रमाण दे रहे हैं, आप कोई फैक्ट ले रहे हैं, तो नीचे लिखा जाता है फुट नोट में कि ये हम फलानी जगह से ले रहे हैं। ये भी इन्होंने अपनी इस किताब में किया है, उद्धृत किया है। ये इनकी किताब की एक बड़ी विशेषता है। तो कह सकते हैं आप कि जॉर्ज ग्रियर्सन की जो इतिहास लेखन है, इनका जो इतिहास था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये पहला परिपक्व इतिहास है। इसके पहले परिपक्व इतिहास नहीं था। चलिए इसके आगे आते हैं। मिस्र बंधु देखिए, मिस्र बंधु 3 भाई थे, इसलिए नाम है मिस्र बंधु। 3 भाई थे। इनकी किताब जो है वो 4 खंडों में आई है। पहला 3 खंड 1913 में लिखा गया है और अंतिम खंड 1934 में लिखा गया है, इसलिए 2 काल लिखा हुआ है। प्रथम 3 खंड 1913 में लिखा गया, अंतिम खंड 1934 में लिखा गया। किताब का नाम है मिस्र बंधु विनोद। इस किताब की क्या विशेषता है, इनके इतिहास लेखन की क्या विशेषता है? इसमें 5000 कवि और रचनाकारों का नाम, उनका काव्य है, वर्णन, और कालक्रम शैली में है इनका भी किताब मिस्र बंधु विनोद का। सबसे बड़ी विशेषता जो इस किताब की है वो ये है कि ये जो 5000 कवियों का नाम और उनकी रचनाएं लिखे हैं वो प्रमाणिक है। एक आध जगह को छोड़ दीजिए, मतलब 95% 96% जो बातें हैं इसमें प्रमाणिक है। इससे क्या फायदा हुआ कि इसके बाद जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो इन प्रमाणों को, इन बातों को, इनके फैक्ट को प्रमाणिकता से उल्ले पाए। आप सोचिए, जब भी कोई इतिहास लिखने बैठेगा तो पहले जो किताबें लिखी गई है उसकी तो मदद लेगा ही, तो बाद के जितने भी इतिहास लेखक हुए उनको यहां से बहुत लाभ मिल गया, क्योंकि मिस्र बंधु ने अपनी किताब में 5000 कवियों और रचनाकारों का नाम, उनका काव्य का वर्णन किया। कालक्रम शैली में तो चल ही रहा था। और इससे ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है अपनी किताब में, ये बात गौर से सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपनी किताब लिखते हैं तो उन्होंने लिखा है कि कवियों और लेखकों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। बात समझ में आई? मिस्र बंधु विनोद में जो वर्णन किया गया था उनका संदर्भ लेते हैं ये लोग, तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा वो भी बात आप समझ जान लीजिए, इन्होंने भी काल विभाजन किया, नामकरण किया। इन्होंने जैसे 11 काल में बांटा था तो इन्होंने 5 काल में बांटा है, लेकिन प्रथम 3 काल को 2-2 उपखंड में बांटा। 5 में से पहला 3 जो है उसमें 2-2 काल बांट दिया, तो 3 दूनी 6 और नीचे वाला 2, यानी कुल मिलाकर के 8 काल है 5 ही, लेकिन उपकाल मिला दीजिएगा तो 8 काल हो जाता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं आप कि 5 कालों में बांटा मिस्र बंधु विनोद ने। प्रथम 3 को 2-2 खंड में बांट करके कुल मिलाकर के 8 काल में बांट दिया। जैसे कि इनका नामकरण है अलंकृत काल, इस तरह से ये नाम रखते हैं। इससे ज्यादा आपको यहां जानने की आवश्यकता है नहीं। आप ये समझ लिए होंगे कि ये शुक्ल पूर्व युग, यानी आचार्य शुक्ल के पहले जो लोग इतिहास लेखन लिख रहे थे उसमें कैसी कैसी बातें थी और क्या क्या मुख्य बात थी। मैं चाहूं तो इस पर बहुत लंबा चौड़ा आपको नोट्स लिखा सकता हूं। आचार्य जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन है, इसके बारे में भी सेपरेट क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में आ सकता है, लेकिन बीपीएससी में यहां से नहीं ही आएगा।
हाँ, बीपीएससी में ये प्रश्न आ सकता है, मान लीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर एक निबंध लिखिए, तो इतना ही लिखना काफी होगा, क्योंकि आपको सारा जिक्र करना होगा और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस पर आपको सबसे ज्यादा जोर देना होगा, शुक्ल युग पर। तो यहाँ पर इससे ज्यादा आप जिक्र कर ही नहीं सकते। तो हम लोग सिर्फ अपने वीडियो में, अपने इसमें उस पर केंद्रित रहेंगे कि ताकि आप बीपीएससी के लिए कितना करें कि हम आराम से शानदार अंक आ जाए। अब आइए आचार्य शुक्ल युग। आचार्य शुक्ल, मैंने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के समय एक तो आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन लिखा है, इतिहास लिखा है, और एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दो आचार्य सबसे बड़े विद्वान हैं, आपके पूरे हिंदी साहित्य में हमेशा आते रहेंगे। आचार्य शुक्ल जी का इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन। इसी पर प्रश्न अलग से बनाया जा सकता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में, इसलिए इसको हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, इनका इतिहास लेखन और इनके इतिहास लेखन पर। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहां पर अगर हम पहले पूरे चैप्टर का एक आउटलाइन आपको दें तो उसमें आप ये समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने जो इतिहास लिखा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इतिहास लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आउटलाइन में। और इसके बाद शुक्ल के बाद जो लोग किताब लिखे, शुक्ल के बाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो लोग इतिहास लिखे, उसको हम लोग एक बार देख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी जितना बोर्ड पे लिखा है इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं, और शॉर्ट में जानना है। देखिए, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी, नाम जानते जाइए, ये सब नाम आप जान लीजिए, काम आएगा हिंदी साहित्य जब आप आगे पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी समन्वयवादी माने जाते हैं, समन्वय किए। ये जो किताब लिखे और ये जो किताब लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास, उन दोनों को समन्वय किया। आप जान रहे हैं मूल इतिहास लेखन इन्हीं दोनों का हुआ है, तो इसमें समन्वय करते हुए इन्होंने किताब लिखा। इनकी किताब का नाम है ब्रैकेट में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इतिहास लेखक और उनके किताब का नाम आप याद रखिए, यहां भी इतिहास लेखक और ब्रैकेट में सब जगह किताब का नाम है, उनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखे। इनकी किताब बड़ी ही स्तरीय मानी जाती है, अच्छी किताब है, मैंने इस किताब को पढ़ा भी है। समन्वयवादी हैं, समन्वय करते हुए इन दोनों किताबों, दोनों के विचारधाराओं को मिलाते हुए एक समन्वय करते हुए बहुत ही अच्छे इतिहास इन्होंने लिखा है, संतुलित इतिहास एक तरह से आप कह सकते हैं। चलिए, गणपति चंद्रगुप्त, इनका वैज्ञानिक इतिहास, ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसका पूरा हुआ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनके किताब में क्या है, ये अति वैज्ञानिक शैली है इनकी, मतलब समझ रहे हैं, वैज्ञानिक शैली किसको कहते हैं कि चीजों को हमेशा एकदम तोड़ तोड़ के देखते हैं, हर चीज को तोड़ते हैं, फैक्ट को एनालिसिस करते हैं। और इनके किताब की डिमेरिट भी यही है, अति वैज्ञानिकता। इनकी शैली अति वैज्ञानिकता का शिकार हो गई है, समझ गए, इससे ज्यादा नहीं माना। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इन्होंने क्या किया, इनका कहना था कि अभी तक जितना लोग किताब लिख रहा है वो या तो शुक्ल जी से प्रभावित है या शुक्ल जी को विरोध में है, शुक्ल जी से प्रभावित है या शुक्ल जी के विरोध में है। शुक्ल जी के विरोध में मतलब लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं, हालांकि जब विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। प्रथम दृष्टया पहली नजर में आपको लगेगा कि दोनों विरोधी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, आप उत्तर में लिखेंगे। यहां पर हम लोग आए तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना था कि या तो जितने लोग किताब लिखने वाले हैं, इतिहास लिखने वाले, या तो शुक्ल जी के पक्ष में लिखे हैं या विपक्ष में लिखे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके दृष्टिकोण से अलग होकर के किताब लिखेंगे, इसलिए इन्होंने अपनी किताब का नाम ही रखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब समझ में आया नाम दूसरा। अब इस किताब की सबसे बड़ी जो डिमेरिट हो गई क्या कि पूरा का पूरा किताब इन्होंने शुक्ल जी के प्रभाव से बचने के क्रम में, पूरा का पूरा किताब शुक्ल जी के प्रभाव से बचने के क्रम में लिखा। विद्वानों का मानना है कि अगर किसी के प्रभाव से आप बचने का प्रयास कर रहे हैं प्रकारांतर से, तो कहीं ना कहीं आप उससे प्रभावित तो हैं ही। नहीं समझे? मान लीजिए आप इतिहास लिख रहे हैं और किसी खास व्यक्ति को ले रहे हैं कि नहीं, इससे हम स्वतंत्र होकर किताब लिखेंगे, हर जगह आप उनसे अलग होने के चक्कर में आप क्या किए, उन्हीं से प्रभावित, तो आपका इतिहास भी उन्हीं से प्रभावित हो गया। इसलिए माना जाता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है वो भी कहीं कहीं आचार्य शुक्ल जी से ही प्रभावित हो गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये मार्क्सवादी है, तो इन्होंने जो अपनी रचनाएं की है उसमें मार्क्सवादी दृष्टि से इतिहास लिखा है। मार्क्सवादी आप समझते होंगे, जो नहीं समझते हैं वो शॉर्ट में समझिए, संक्षेप में। मार्क्सवाद जो होता है, मार्क्सवादी विचारधारा अर्थव्यवस्था के आधार पे, उत्पादन के साधनों के आधार पे, उस पर जो नियंत्रण होता है उस आधार पे इतिहास की व्याख्या करता है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका मानना होता है कि समाज के जितने भी संसाधन हैं उसका जो विभाजन होना चाहिए वो समतामूलक होना चाहिए। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इसको मार्क्सवाद जो कि बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाएगा, हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि समाज में दो ही वर्ग होता है, एक पूंजीपति और श्रमिक। एक वर्ग होता है जो दिन रात काम करता है, एक वर्ग होता है जो बैठ करके उसका शोषण करता है। तो उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण होगा इस वर्ग का, वो कैसे होगा, उस
दृष्टि से जो देखने की बात है वही मार्क्सवादी दृष्टि है। तो ये मार्क्सवादी दृष्टि से इन्होंने साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर सुमन राजे, इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये क्या है? आधा इतिहास का मतलब हुआ, ये महिला है डॉक्टर सुमन राजे, इन्होंने कहा कि अभी तक हिंदी साहित्य का जितना इतिहास लिखा गया है वो पुरुषों की दृष्टि से लिखा गया है, महिलाओं की दृष्टि से किसी ने इतिहास लिखा ही नहीं, इसलिए इन्होंने महिला की दृष्टि से इतिहास लिखा। अब ये क्या है समझिए। हिंदी साहित्य में एक विवाद हमेशा से ये रहा है, जैसे दलित लेखन, महिला लेखन वगैरह आपने सुना होगा, नारीवादी विमर्श, नारीवादी चिंतन। एक विवाद ये रहा है कि महिला के दर्द को महिला ही समझ सकती है, जैसे दलित लेखन में आता है। प्रेमचंद पर भी आरोप लगता है कि प्रेमचंद दलित थे ही नहीं तो दलित के दर्द को क्या समझेंगे। हालांकि विवाद है इस पर, और माना जाता है कि प्रेमचंद ने बहुत गहराई से समझा है उनका दर्द, लेकिन एक विचारधारा ये है, दलित विमर्श का ही मतलब है। दलित विचारधारा में जो कवि, जो लेखक आते हैं, उनका कहना है कि दलितों का दर्द दलित समझ सकता है, इसलिए दलितों की कहानी, दलितों का इतिहास दलित लिखेगा। उसी तरह से महिलाओं के बारे में, हालांकि मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जैसे आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नारी के मन की, महिला के मन की सूक्ष्म चेतनाओं को जाकर के, जितने अंदर से जाकर के उन्होंने छुआ है, और नारी मनोविज्ञान का, चाहे बाल मनोविज्ञान का जितना सूक्ष्मता से उन्होंने विश्लेषण किया है, जितना गहराई से उनकी पकड़ है, तो ये मानना बड़ा कठिन होगा कि एक महिला ही महिला के दर्द को समझ सकती है। लेकिन नारीवादी लेखन ये कहता है, नारी चिंतन ये कहता है। तो वही बात यहाँ है। हिंदी साहित्य के आधा इतिहास का मतलब है कि उन्होंने महिला की दृष्टि से साहित्य को लिखा, इसलिए इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब आइए डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त लिखा हुआ है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इन्होंने विद्यार्थियों की दृष्टि से, जो 11th-12th में किताब चलती है अभी भी, NCERT की किताब, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखे हैं, तो इन्होंने विद्यार्थियों की दृष्टि से इतिहास लिखा। इनकी किताब बड़ी संक्षिप्त है, मैं रिकमेंड भी किया था पिछले दिन, आप चाहें तो खरीद के पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं आचार्य शुक्ल की दृष्टि से ही प्रभावित हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं, और बड़ी ही संक्षेप में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझाया है। तो इनकी किताब का नाम ही है डॉक्टर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। एक है नागरी प्रचारणी सभा, ये बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये क्या है? नागरी प्रचारणी सभा एक संगठन है। उनका कहना है कि पूरा संतुलित रूप से हम लोग इतिहास लिखेंगे, और बहुत ही विस्तार से काम चल रहा है, बृहद रूप से इतिहास लिखा जा रहा है। 16 खंडों में किताब लिखी जा रही है, 100 से अधिक लोग मिल करके किताब लिख रहे हैं। तो एक डिबेट तो उसका ये हो गया कि बिखर सा गया है, कुछ तथ्य उसके बिखर गए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास डॉक्टर ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लिखा जा रहा है, ये कार्य अभी चल रहा है। तो यही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर एक संक्षेप में आउटलाइन है, जिस पर आप एक पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं, और अगर अलग से प्रश्न आता है तो इससे ज्यादा आएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल का इतिहास लेखन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन, इन दोनों जो इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का, वो किस दृष्टि से लिखा और उसमें क्या क्या बातें हैं। अगर इस दोनों के इतिहास लेखन को खाली शॉर्ट में हम लोग समझ जाएं, और उतना समझ जाएं कि अगर बाय चांस बीपीएससी में एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाए तो आप लिख सकें, वो हम लोग अगले वीडियो में कर देंगे, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, लेकिन इतना समझिए, तब हम लोग आदिकाल पे बढ़ेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद।